हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के बारे में। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमारा आज का है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, या हम जिसे बोलते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंप्यूटर सिस्टम के यूज़ करने से हम अपनी मनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जब हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि बैंकिंग जो है कंप्यूटराइजेशन आने की वजह से और इंटरनेट आने की वजह से काफ़ी इजी हो गई है और काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है, जिससे हम पैसा भेजना हो कहीं पे या कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो हम घर पे बैठे ही कर सकते हैं, बैंक जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसके आज 8 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे ई बैंकिंग में। पहला है EFT, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में क्या होता है? जब हम अपने अकाउंट से पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में ऑनलाइन या ट्रांसफ़र कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट से, डायरेक्ट डेबिट से। इसमें फ़र्क क्या होता है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि आप एक तरह से कमांड दे देते हैं बैंक को कि एक पर्टिकुलर डेट पे जो भी आपका बिल होगा वो अपने आप पे हो जाएगा अपने अकाउंट, आपके अकाउंट से, या फिर कोई रेंट है, कोई डिविडेंड है, कोई सैलरी है, पेंशन है, वो आपके अकाउंट में अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्रेडिट्स में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है जो आपके वो मिलने वाला है वो अपने आप ही क्रेडिट हो रहा है एक पर्टिकुलर डेट पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जो आपको रिसीव हो रहा है। या डायरेक्ट डेबिट्स में क्या होता है कि जब आपको कोई क्लब मेंबरशिप फ़ीस पे करनी है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, कोई फ़ोन बिल या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपको पेमेंट करनी है, कुछ भी ऐसा पेमेंट करनी है जो आपको रेगुलर एक ही डेट पे करनी होती है, तो वो आपके अकाउंट से ऑनलाइन अपने आप ही काट लिए जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसी फीचर से पेमेंट ऑन ड्यू डेट अपने आप ही पेमेंट हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। किसी आप जगह भूल जाएंगे पेमेंट करनी थी तो ये अपने आप ही हो जाएगा। कोई कैश का मिस हैंडलिंग नहीं होगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स होते ही नहीं है, सारा ऑनलाइन होता है। एफर्टलेस ट्रांजेक्शन कोई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ध्यान भी रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पेमेंट करनी है, अपने आप ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे को हम ATM के नाम से भी जानते हैं। ATM में क्या होता है कि जहाँ हम अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके कैश निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ATM का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल है जो एक प्लास्टिक कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू 24 आवर्स के लिए पब्लिक को एक तरह से अलाउ करती है कि वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकें। उसे हम बोलते हैं ATM। ATM मीन्स जो भी आपके अकाउंट में पैसा है, डिपॉजिटेड है, 24 घंटे में वो आपका पैसा आपको विड्रॉ करके मिल सकते हैं। ये इससे क्या होता है कि जो बैंक के स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका वर्कलोड थोड़ा कम भी हो जाता है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि आप बैंक में जाओगे वहीं से ही पैसे निकलवाओगे, आप किसी भी ATM से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। ये आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा क्या होता है डेबिट कार्ड, क्या होता है। डेबिट कार्ड एक तरह से हम बोलते हैं इसे एक प्रीपेड मनी भी बोल सकते हैं, मनी कार्ड भी इसको वो हम बोल सकते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा हमारा जमा है, अगर हम डेबिट कार्ड के थ्रू अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी कैश टर्मिनल पे पेमेंट करना चाहते हैं, कैश कार्ड स्वाइप करना चाहते हैं, तो वो हम डेबिट कार्ड से जब हम पेमेंट करेंगे उसकी, तो वो जो अमाउंट है, जो पेमेंट हम कर रहे हैं, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब कि द कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड द टर्मिनल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल विद द सेलर। अगर सेलर के पास में वो फैसिलिटी है, टर्मिनल फैसिलिटी है, तो हम डेबिट कार्ड का यूज़ करके वो पेमेंट कर सकते हैं और वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा वो पैसा और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सिर्फ उनको मिलता है जिनकी रेपुटेशन बैंक में अच्छी होती है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, उन्हें ये फैसिलिटी एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी हो सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें आप पेमेंट पहले कर लेते हैं। मतलब कि आपके अकाउंट में अगर मान लो 10,000 रुपये हैं तो आप 30-40 हज़ार रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट, ड्यू डेट के ऊपर या उससे पहले आपको उसकी पेमेंट करनी होगी बैंक को। अगर आप उसकी पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं करते हैं तो आपका ड्यू डेट से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा भी होता है। और उस क्रेडिट कार्ड पे क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, आपका नाम लिखा होता है
इशूइंग बैंक होता है, उसकी आइडेंटिटी, डेट ऑफ वैलिडिटी उसमें मेंशन होता है, उसका जो एक आपको पिन नंबर मिलता है वो आपको याद रखना होता है, बाकी सारी डिटेल्स उसके कार्ड पे ही मेंशन होती है। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसे डिपॉजिट करते रहना होता है कि पैसा, कि भाई वो बैंक में पैसा जमा कराएगा जब उसका ड्यू डेट आएगी, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम बोलते हैं प्रीपेड मनी और क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं पोस्ट पेड मनी। इसका मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने पहले पैसे पे कर चुके हैं, उसके बाद हम डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। और पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बिल आ रहा है हम उसके बाद उसकी पेमेंट कर रहे हैं। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है टेली बैंकिंग। छोटा सा ये है, टेली बैंकिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स हैं या हमारा अकाउंट बैलेंस है वो हम टेलीफोन से चेक कर सकते हैं, कस्टमर केयर में फ़ोन करके, या कोई जो PU के कोड होते हैं उसको हम कॉल करके हमारे पास SMS आ जाता है कि हमारे अकाउंट में, जिससे मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड है, उस अकाउंट में कितना पैसा अभी फ़िलहाल जमा है, कितना बैलेंस है, और लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं, कब हुई हैं और कितने अमाउंट की हैं। फिर 6 पॉइंट है हमारा कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ बैंक ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप एक अगर ब्रांच में अगर आपका अकाउंट खुल रहा है तो पूरी कंट्री में जहाँ भी उस बैंक की ब्रांच होगी तो आप हर जगह से एक उस बैंक को यूज़ कर सकते हैं, उस बैंक की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका अकाउंट अगर रोहतक के किसी बैंक की ब्रांच में है, तो अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं कि केरला भी जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर सेम बैंक है, ब्रांच तो अलग ही होगी, बैंक सेम होगा, तो वहाँ पे से भी आप सेम फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। कैश विड्रॉ कर सकते हैं, चेक पेमेंट कर सकते हैं, या लोन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेम फीचर रहेगा आपका। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर ऑफ द जो ब्रांच है वो कस्टमर ऑफ द बैंक बन जाता है, बैंक का कस्टमर है वो, ब्रांच का कस्टमर नहीं रहता है, जिससे कि उसे इफेक्टिव बैंकिंग और स्पीडी बैंकिंग उसे मिल पाए कभी भी कहीं पे भी पूरी कंट्री में। तो ये होता है CBS की एक तरह से यूनिक ID होती है CBS कस्टमर की, वो एक तरह से कस्टमर ID पहचान लेता है CBS बैंक जो होता है। और CBS बैंक को फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल रहती हैं, वो है कि कैश विड्रॉवल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द CBS ब्रांचेज। जैसे मैंने बताया कि रोहतक से कोई केरला जा रहा है तो वहाँ से भी कैश विड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है फ़ंड्स को अक्रॉस द कंट्री, पासबुक अपडेट करवा सकता है किसी भी ब्रांच से, लेकिन कंडीशन है कि एक ही कंट्री में ऐसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है NEFT, ये जिसको हम बोलते हैं नेफ्ट भी बोल सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं। मान लो कि हमारा अकाउंट है ICICI बैंक में है, किसी और कस्टमर का या किसी और पर्सन का बैंक है एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो अगर हम इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को तो उसे हम बोलते हैं NEFT या RTGS। दोनों में मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, ये 2 पॉइंट्स बचे भी हैं आपके अभी। तो NEFT में क्या होता है कि जब हम पैसे किसी के और अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, कहाँ पे लिखा है इसका, ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। मतलब कि जैसे अगर मेरा अकाउंट फेडरल बैंक में है और आपका अकाउंट अगर एक्सिस बैंक में है तो उस टाइम मैं NEFT करूँगा या RTGS करूँगा। NEFT का क्या मतलब होता है कि जब मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ कुछ पैसा, तो वो बैचेस में पैसा ट्रांसफ़र होता है। RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग NEFT जो है एक दिन में 11 बार होता है। 11 बार का मतलब 9 से 7 बजे तक, सुबह के 9 बजे से 7 बजे तक हर 1 घंटे में NEFT जो ट्रांजेक्शन होती है सारी प्रोसेस की जाती हैं। और सैटरडे के दिन जो होता है वो होता है कि 5 बार होती हैं, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 5 बार। और बाकी दिन होती है 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया 11 बार। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम पे ही सारी ट्रांजेक्शन प्रोसेस की जाती हैं। अब फीचर्स क्या है NEFT के, पहला पॉइंट है फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ NEFT फंड्स ट्रांसफ़र नेटवर्क ए बैंक ब्रांच हैज़ टू बी NEFT इनेबल्ड। मतलब कि जो बैंक ब्रांच है वो NEFT इनेबल्ड होनी चाहिए NEFT ट्रांसफ़र करने से पहले, जो कि आजकल सारी ब्रांचेस होती हैं। नॉट ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट विद अ बैंक ट्रांसफर फंड्स यूजिंग NEFT, बट इवन सच इंडिविजुअल्स, firms or companies who do not have a bank account can also deposit cash at an NEFT enabled branch with instructions to
ट्रांसफ़र फंड यूजिंग NEFT। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, ये आप पढ़ लेना कि इसमें पहला फीचर यही होता है कि जो आपका अकाउंट है वो एक बैंक में है, जिसमें अपने पैसे भेजने वो किसी और बैंक में, ब्रांच में नहीं, किसी और ही बैंक में है, सिमिलर बैंक नहीं होने चाहिए, बैचेस में पैसे जाते हैं। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो 50,000 ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अगेंस्ट कैश, और उसके ऊपर फीस भी लगती है। जैसे कि अगर आप 1 लाख तक का पैसा भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे, 5 रुपये के ऊपर उसका 5 रुपये का सर्विस चार्ज बिल आपको लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, जो कि मिनिमली होता है। 1 लाख से 2 लाख तक के बीच में 15 रुपये लगेंगे और उसका सर्विस टैक्स लगेगा। 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पे आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे और उसके साथ सर्विस टैक्स भी लगेगा। फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक पॉइंट आता है RTGS। ये सारे नाम आपने सुने भी हुए हैं तो ध्यान से समझ भी लेना है इसको, क्योंकि आगे भी काम आएगा काफ़ी, BCom MCom में भी। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसमें 2 वर्ड आप ध्यान से समझना है, रियल टाइम और ग्रोस। ये 2 अलग अलग वर्ड ध्यान से सुनना। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पैसा हम भेज रहे हैं उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। जैसे कि NEFT में था कि 11 बैचेस में पैसा ट्रांसफ़र होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ट्रांजेक्शन हम सेटल कर लेते हैं वो प्रोसेस कर दी जाती है बैंक के थ्रू। और ग्रोस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि 1-to-1 बेसिस पे पेमेंट की जाती है विदाउट बंचेस और नेटिंग। दिस इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। मतलब सबसे तेज़ होता है, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे 9:05 पे मैंने कोई पेमेंट प्रोसेस सबमिट की है तो वो मेरी प्रोसेस होगी 10 बजे, लेकिन RTGS में क्या होगा कि वो पेमेंट मेरी प्रोसेस हो जाएगी मैक्सिमम 9:30 तक की। RTGS सर्विस जो होती है वो 9 से 4:30 तक होती है और सैटरडेज़ को 9 से 1:30 बजे तक होती है। फिलहाल अभी तो जो है वो 2400 घंटे रहती है, लेकिन संडे को नहीं होती है, और 4th और 2nd सैटरडे बैंक बंद ही रहता है, जैसे आपको पता ही है। RTGS के फीचर्स क्या क्या है कि सभी जो बैंक ब्रांचेस है इंडिया में RTGS इनेबल्ड नहीं होती हैं, ओनली CBS इनेबल्ड बैंक ही ये RTGS कर सकते हैं। जो फीस है RTGS की बैंक टू बैंक चेंज रहती है, कभी किसी की सेम नहीं रहती है। NEFT में जो मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट था वो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन RTGS के लिए मिनिमम अमाउंट है जो वो है 2 लाख। 2 लाख से कम में कोई RTGS कर नहीं सकता है और कोई अपर लिमिट इसकी नहीं होती है। रिसीविंग बैंक जो है, मतलब कि मैंने अपने फेडरल बैंक के अकाउंट से आपके एक्सिस बैंक के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो उससे कम 2 घंटे में ही आप उस बैंक को आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करके आपको नोटिफिकेशन देनी होगी। RTGS ट्रांजेक्शन्स आर प्रोसेस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बिजनेस आवर्स एंड नॉट इन द बैचेस। जैसे कि NEFT था वो बैचेस में पैसा ट्रांसफ़र करता था या प्रोसेस करता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब वो जो भी ट्रांजेक्शन होती है, सबमिट होती है, सेटल होती है, उसी टाइम पे प्रोसेस करना होता है बैंक को। डिफरेंस क्या है RTGS और NEFT में कि पहला डिफरेंस तो ये है कि RTGS जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपए का है और NEFT में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि NEFT जो है वो बैचेस में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, सेटल्स होती है, और RTGS में एट ए टाइम प्रोसेस कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में। तीसरा फंक्शन हमने आज पढ़ा था, फंक्शन नहीं है वैसे, ये बेसिकली एक तरह से फीचर है उसका, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। जिसमें हमने पढ़ा EFT, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग, ATM, कोर बैंकिंग, टेली बैंकिंग, NEFT एंड RTGS। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी आपकी आज शाम को 3 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल भी रहेगी अभी तक के टॉपिक के बारे में और फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन के बारे में भी। उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पढ़ना। अब डिजिटल पेमेंट्स आपको पता ही क्या होता है, जैसे पेटीएम वगैरह भी है या ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें बैंकिंग कार्ड्स आएंगे आपके, AEPS आएगा, ये जो कुछ हो सकता है आपके लिए नई बातें भी हो। UPI पेमेंट आएगी आपके पास आगे, जैसे इसमें ये देखो ये भी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको ये। USSD भी आपको अपने शायद सुना भी होगा, ये जैसे हम USSD कोड पहले यूज़ भी करा करते थे फ़ोन में भी, रिचार्ज करने के लिए भी। E-वॉलेट है, पेटीएम टाइप में पेमेंट जैसे हम करते हैं। अगर ये थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हुए तो हम हाफ में कर लेंगे। जैसे UPI भी है, UPI आपको पता है अगर पेटीएम अगर आप यूज़ करते हैं। QR कोड भी है, देखते हैं हम कितने हैं। इंटरनेट बैंकिंग तो आपने सुना ही होगा। टोटल ये हैं 8 हैं, तो हम 4 एक दिन करेंगे, 4 एक दिन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं हम सारे के सारे एक दिन कर लेंगे, नहीं तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है। 4 हम एक दिन कर लेंगे, 4 फिर एक दिन कर लेंगे, और यहाँ पे आपका 4.1 ख़त्म भी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट हमारा शुरू होगा 4.2 का। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का, तो ध्यान से समझ लेना। और क्योंकि आपको सीखने की भी ज़रूरत है कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको आना भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया यूज़ करके बैंकिंग करना, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना या कुछ सीखना वगैरह। अगर बहुत, क्योंकि रेयर ही होता है कि हम मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके लिए हमें आना चाहिए कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकें। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा ध्यान से समझ भी लेना, और अगर हो सके तो प्रैक्टिकली इसको यूज़ भी करना, तो ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा आपको। थैंक यू।